Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. ये जो है कि पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर है. आज के इस वीडियो में हम जो है पेपर 1 के बारे में करेंगे, जो कि हमारा 21 जून 2019 का पेपर है, यानी 21 जून 2019 का पेपर है. उसको हम सॉल्व करेंगे. पेपर 2 के साथ साथ हमारा पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, जो है जनरल पेपर हमारा. तो हम जो है आज उसी से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 1 है, ठीक. और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. तो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा. मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दूँगी. और इसके जो है वीडियो जो है आपको टेलीग्राम चैनल ऑडियो PDF टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिल जाएगा, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. इन द टू सेट गिवन बिलो, सेट फर्स्ट प्रोवाइड द डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग according to Bloom taxonomy, while set second give their example and concern. Match the two sets and select from the option to indicate your answer. ठीक. तो यहाँ पे सेट फर्स्ट है, सेट सेकेंड है, लेवल ऑफ लर्निंग दिया हुआ है. तो पहले मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालाइजिंग लेवल, फिर क्रिएटिंग लेवल. आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल ऑफ अ गिवन कॉन्सेप्ट, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स. तो जो लेवल ऑफ मेमोरी होती है या लेवल ऑफ लर्निंग होती है, वो हमारे 3 टाइप्स की होती है. मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, फिर हमारा रिफ्लेक्टिव, जिसको हम एनालाइजिंग और भी बोलते हैं, ठीक. तो यहाँ पे जो क्रिएटिंग का मतलब होता है कि क्रिएट करना, ठीक. तो जनरेट न्यू आइडियाज़, ये हो जाएगा आपका जो है जनरेट न्यू आइडिया, जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हमारा डी का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा जनरेट न्यू आइडियाज़ में, ठीक. ये यहाँ से क्रिएटिंग का ये हो जाएगा. मेमोरी लेवल को बेसिकली हम जो है रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि रूट लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में देखते हैं. हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी और रिफ्लेक्टिव के बारे में. तो इट इज़ अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इन विच द टीचिंग इज डन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक नॉलेज, यानी जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 से 5 तक के वाले, ठीक, उनको हम जो है रटाते हैं, रूट लर्निंग पे फोकस करते हैं. इसमें जो है ये टीचर सेंट्रिक होता है. टीचर जो बच्चों को प्रोवाइड करता है, ठीक. आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ. टीचर जो बच्चों को प्रोवाइड करता है, टीचर यही जो है स्टूडेंट वही सीखते हैं, और स्टूडेंट जो है टीचर पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक. तो इसलिए ये जो है टीचर सेंट्रिक होता है मेमोरी लेवल, और ये फर्स्ट लेवल ऑफ हमारा जो है लर्निंग होता है, ठीक. तो और इसमें जो है हमारा रिकॉलिंग प्रोसेस, यानी हम बार बार जो है दोहराते रहते हैं, तो जिससे कि हमें ये हमारे दिमाग में बैठ जाए. तो ये हमारा जो है मेमोरी लेवल हो जाएगा, ठीक. नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल. ये थोड़ा और अच्छे, जैसे कि आपके इंटरमीडिएट तक के बच्चे हो गए, ठीक, इनके लिए होता है. जैसे कि धीरे धीरे ये जो है रूट लेवल को छोड़ करके चीज़ों को समझ करके पढ़ना शुरू करते हैं. जैसे कि उनके मन में होता है ये क्या है, क्यों है, कैसे है. फिर इस तरीके की चीज़ें जो है वो जो है अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अगर ये चेयर है तो कैसे बना और किस किस चीज़ से बना, ठीक. फिर इसका हम क्या यूज करेंगे. मतलब वो चीज़ों को देख करके समझने लगते हैं, वो रटने वाले मेथड पे नहीं जाते हैं, ठीक. तो इसमें जो है एडवांटेज होता है हमारा इफ़ेक्टिव लर्निंग होता है. फिर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन लर्निंग, यानी हमारी जो है थिंकिंग एबिलिटी, जो सोचने की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं. इंटरेक्शन लेवल, यानी हमारा कम्युनिकेशन इस लेवल पे अच्छा होने लगता है, ठीक. तो यहाँ पे जो है टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इस स्टेज में, ठीक. तो ये हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. फिर हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, उसको जो है हम थिंकिंग बाय थिंकिंग, यानी कि अपर लेवल ऑफ जो होता है, उसको हम लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं. और इसमें जो है हम जो है चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं, डायग्नोज भी करते हैं. जैसे कि ये चीज़ क्यों है, क्या है, तो ये ऐसे क्यों हुआ के साथ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ओवरकम भी करते हैं. और फिर क्या हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ को इसमें जो है ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है. टीचर केवल गाइडेंस, मतलब कि एक गाइड के रूप में, जैसे आपका हायर एजुकेशन वगैरह हो गया, उस तरह से होता है. वो कुछ उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है. इसमें जो है स्टूडेंट जो है अपना
खुद अपने उसे जो है पढ़ाई में मन लगाना होता है, खुद उसका मन करता है तो करता है, मतलब वो चीज़ों को जो है एनालाइज करना शुरू कर देता है, इवोल्यूएशन करना शुरू कर देता है इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। और ये सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज ऑफ जो टीचिंग होता है ये होता है, ठीक। तो इसको जो है हम जो है टीचर स्टूडेंट ओरिएंटेड जो है लेवल भी बोलते हैं। और इसमें जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है डेवलपमेंट होती है, क्रिएटिविटी हमारा डेवलप होती है, सेल्फ मोटिवेशन होता है हमारा, ठीक। तो इसको जो है हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमने जो है तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ठीक। तो फर्स्ट वाला हमने देख लिया, क्रिएटिंग लेवल हमारा होगा जनरेट न्यू आइडियाज़। देखिए यहाँ पे रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन यानी बार बार दोहराना हमारा जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे कि किसी भी देखिए आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल ऑफ अ गिवन कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को समझना। फिर एनालाइजिंग लेवल आइसोलेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है विद एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और आप इसके अलावा और क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पेपर 1 में तो टीचिंग के जैसे कि रिलेट करते हैं, कभी कभी रिपीट होते हैं, रिलेट करते तो आपको अगर बेसिक आइडिया पता होगा तो आप कर लेंगे। और ये रहा इसका हिंदी में, ठीक, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे मैच करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ए का तीसरा ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन असर्टन, यानी डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन वो इवोल्यूएशन होता है जो कि प्रॉब्लम को सर्च भी करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। 4 प्रोसेस ऑफ इवोल्यूएशन होते हैं हमारे, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन के बारे में करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ अ इंस्ट्रक्शन, तो ये जो है बिगनिंग वाले में नहीं होता। कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी जब हमारी टीचिंग जो चल रही होती है, यानी जो 1 घंटे का बेल होता है वो जो चल रही होती है, तो उस टाइम पीरियड में जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो पूछता है या बताता है, टीचर जानता है तो उससे रिलेटेड वो जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डायग्नोस करता है, फिर आपको उसको बताता है कि आप किस तरीके से ये कर सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पे जो टीचिंग पीरियड का मतलब होता है जो 1 सेमेस्टर आप ले सकते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, वो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही हो जाएगा। और हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन के बारे में और देख लेते हैं। In simple term, diagnostic evaluation means to diagnose or discover the student difficulties while learning and assess the problem accurately, यानी कि हमारा जो है स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, उसको जो है हमें डिफ़िकल्टी को पता लगाना और उसे जो है सॉल्व करना। ये क्या है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अगर टीचिंग है तो कोई भी इससे ओवरकम करके और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ठीक। तो ये इसका है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ये हिंदी हो गया इसका। Among the following which one is an example of instructional software, ठीक। तो इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें जैसे कि टीचिंग एड्स का यूज करना टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये हमारा जो है इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर हो जाता है। इसमें जैसे हमारा हार्ड कॉपी हो गया जो कि हम डाउनलोड करके निकालते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप देखिए मैं आपको बताती हूँ। इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ मैनी रिसोर्सेज टीचर कैन यूज़ टू इम्प्लीमेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, यानी जो एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसे वो क्लासरूम में जो है अप्लाई करते हैं। एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन मैनी फॉर्मेट, परचेज हार्ड कॉपीज़, डाउनलोडेड और यूजुअली वर्चुअली, ठीक। यानी कि जो है हम डाउनलोड करते हैं या जो है कॉपी करते हैं। द पर्पज़ ऑफ हैविंग सॉफ्टवेयर इन द क्लासरूम इज़ टू हेल्प स्टूडेंट लर्न कंटेंट एंड और स्किल ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ठीक। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी परचेज हार्ड कॉपी। तो यहाँ पे आप देखिए
कि जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल या बुक है तो वो जो है हमारा हार्ड कॉपी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ। तो आपको अगर जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट समझ में आए तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विच टीचिंग एड्स इन्हेंस द स्किल लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक, तो जो टीचिंग ऐड होते हैं वो 3 तरीके के टीचिंग ऐड होते हैं। ठीक, यानी ऑडियो होते हैं, ऑडियो लिंगुअल होते हैं, मतलब ऑडियो और फिर वीडियो होते हैं, और ऑडियो विजुअल भी होते, ऑडियो होते हैं, फिर हमारा जो है वीडियो होता है, और ऑडियो वीडियो दोनों होता है, यानी सुनने और देखने दोनों का होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो टीचिंग ऐड में देखिए साइंटिफिक टीचिंग ऐड दिया है, थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग ऐड दिया है, जनरल नॉलेज टीचिंग ऐड दिया है, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग ऐड्स दिया है। तो जो ऑडियो लिंगुअल टीचिंग ऐड होता है यानी कि बोलने के साथ साथ जो सुनना होता है, बोलना और सुनना दोनों होता है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है टीचिंग लेवल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A teaching aid is anything used by a teacher to help teach a lesson or make it more interesting to student। यानी जो टीचिंग ऐड होते हैं वो हेल्प करते हैं टीचर को इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। जिससे इफ़ेक्टिव लर्निंग कब होगी, जब हमारा स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में। ठीक, तो टीचिंग ऐड्स जो है कई फॉर्म में होते हैं, जैसे पिक्चर, वीडियो, चार्ट, फ्लैश कार्ड, ऑब्जेक्ट लाइक 3 डायमेंशनल मॉडल यहाँ पे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे विजुअल ऐड एक होता है, यानी जैसे देख करके, जैसे चार्ट हुआ, डायग्राम हुआ, ग्राफ हुआ, आप ये सारी चीज़ें जो है देख करके जो है चीज़ों को समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो गया हमारा ऑडियो ऐड्स। ऑडियो ऐड जो कि हमारा सुनने में और हमारे जो है कम्युनिकेशन स्किल को जो है ये इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए उसने बोला प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग और रीडिंग भी उसने बोला। ठीक, तो एज मेंशन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर इन क्लासरूम एंड ऑडिटरी। जैसा कि आपको पता है हर पर्सन जो है अलग है और उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी मेंटल एबिलिटी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है डिफरेंट लेवल, मतलब हर लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम टीचिंग ऐड यूज करें तो वो इफ़ेक्टिव होगा। जैसे कि आप समझिए अगर हम सभी को एक छोटा आदमी है, एक हाइट से एक बड़ा आदमी है, और हम सभी को एक सेम लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपनी एबिलिटी के कमी की वजह से जो है किसी भी चीज़ का प्रॉफिट नहीं उठा पाए। तो अगर हम जो है अगर फेयर कब होगा, जब हम उस छोटे वाले आदमी को कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे वो उसको, जैसे अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो उसको हम थोड़े ऊंचे वाले जगह बैठा दें जिससे वो देख सके, और जो बड़ा वाला है उसको थोड़े नीचे वाले जगह बैठा जाके दोनों देख सके, तो ये फेयर हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी वीडियो एंड एनिमेशंस आर यूज्ड इन द क्लासरूम टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट बेटर। यानी ऑडियो विजुअल में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं, ठीक, आप जब सोचिए आप केवल मूवी देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जैसे कि क्या बोल रहा है या क्या है। ठीक, और अगर आप केवल ऑडियो सुन रहे हैं तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जब ऑडियो वीडियो दोनों साथ चल रहे हैं तो आपको मूवी कितनी इंटरेस्टिंग लगती है, जस्ट उसी तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे अब हम जो क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स हमारा जो है यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट है हमारा ये हिंदी में, आप देख लीजिए कि शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा From the list given below, identify the instructional event which form part of the structure of a lesson plan. Select your answer from the option given below the list. यानी जब एक टीचर जो है एक क्लास में जाता है पढ़ाने के लिए और लेसन लेने के लिए, तो उससे पहले वो क्या क्या प्लान करता है। ठीक, तो गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं होता। प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, हाँ, हमें जैसे कि जब क्लास शुरू करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की टीचिंग लेवल क्या है, मतलब उसको
वो क्या जानता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तब तो हम जो है उस चीज़ के बारे में शुरू कर सकेंगे कि उसको कहाँ तक पता है, कहाँ तक नहीं पता है और उसकी एबिलिटी क्या है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, क्योंकि जब तक लर्नर को ऑब्जेक्टिव नहीं पता रहेगा वो उसके बारे में समझेगा कैसे। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्वेस्टिंग लर्निंग, तो ये ऑप्शन नहीं होता। ये जो है हमारा दिया हुआ है कि उसकी जो है लर्निंग को जो है वापस से जो है रिकॉल कराना, लेकिन हमें जो है उस पर्टिकुलर लेसन का देखना है तो वो देखेंगे। चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरी, तो बिल्कुल जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी जो है मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, ये हमें देखना है। इलिसिटिंग द डिजायर रिस्पॉन्स, यानी कि हम जो फीडबैक चाहते हैं स्टूडेंट से वो है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये 4 सही हो जाएंगे, 5th और 1st हमारा रॉन्ग। तो यहाँ पे मतलब रॉन्ग कोई भी नहीं होता, ठीक, और 4th तो रॉन्ग कोई भी नहीं होता, लेकिन ये हमसे बेस्ट ऑप्शन पूछते हैं। कभी भी आप जो है पेपर में देखेंगे यूजीसी नेट के, कभी कभी क्या होता है एक ऑप्शन है और एक क्वेश्चन है, उसके जो चारों ऑप्शन है वो चारों सही होते हैं, बट चारों में से कौन सबसे बेस्ट है वो हमें ऑप्शन ढूंढना होता है। यही इसका एक ट्रिक है, और जो कभी कभी आपको किसी बुक में या किसी चीज़ में नहीं मिलेगा वो आपको आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठवां यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया इसका हिंदी। नेक्स्ट है हमारा थिंक अलाउड प्रोसीजर इज, यानी थिंक अलाउड प्रोसीजर क्या है। तो ये एक टेक्निक है इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस, कि हम लर्नर की स्ट्रेटजी क्या है। थिंक अलाउड का मतलब जैसे होता है कभी कभी आप बोलते हुए जो सोचते हैं, तो जब बोलते हैं तो स्लो मोशन में बोलते हैं और साथ में सोचते हुए सोचते हैं। जैसे ये कि अगर एक टीचर कभी क्लास में कुछ पूछता है तो वो बोलते बोलते पूछता है, फिर सोचता है कि साथ में कभी कभी आप कोई चीज़ देखते होंगे, करते होंगे तो सोचते होंगे कि ये क्या बताएगा या इसको कितना नॉलेज हो सकता है, या इस तरीके की चीज़ें कभी कभी होती हैं। ठीक, कि आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, साथ में सोच भी रहे हो, आप कुछ चीज़ें कर रहे हो लेकिन आपके बाद ये है कि आप उससे रिलेटेड जो चीज़ें सोच रहे हो, तो ये थिंक अलाउड होता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थिंक अलाउड हैव बीन डिस्क्राइबिंग एज ईवसड्रॉपिंग ऑन इवन समवन थिंकिंग, यानी जो है ये थिंक जो है कि हमारा जो है थिंक से रिलेटेड होता है कि हम करते हुए सोचते हैं। आप यहाँ पे देखिए, वाई यूज थिंक अलाउड, इट हेल्प स्टूडेंट लर्न टू मॉनिटर देयर थिंकिंग एज द रीड एंड इम्प्रूव देयर कंप्रहेंशन। इट टीचेज स्टूडेंट टू read a sentence, read ahead to clarify and लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू मेक सेंस ऑफ व्हाट दे रीड, यानी कि आप जो है स्टूडेंट के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखते हो कि ये कितना, जैसे आपने पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते आपने पूछ दिया, मतलब फिर आप सोचते हो कि ये क्या बताएगा, क्योंकि वो जैसा रिस्पॉन्स करेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी ओपिनियन होगी, आपकी फीडबैक होगी कि आपने पढ़ाया, आपने अच्छा पढ़ाया, या ये लड़का क्या कर रहा था, या समझ रहा था, या जो है और कहीं बिजी था। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये थिंक अलाउड का होता है हमारा, कि बोलते हुए सोचना। देयर वर्बलाइजेशन इंक्लूड डिस्क्राइबिंग थिंग्स दे आर डूइंग एज दे रीड टू मॉनिटर देयर कंप्रहेंशन। नेक्स्ट तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया है बोलते हुए सोचने की पद्धति। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो ये रिसर्च है नहीं, ठीक, ऐसा रिसर्च होता नहीं। आप फिलोसॉफिकल रिसर्च होता है लेकिन इसका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा होता नहीं। इथनोग्राफिक रिसर्च होता है, ये जो है एक टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का, जिसमें हम कल्चर, एक पर्टिकुलर पर्सन की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है, उसके कल्चर के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है डाटा कलेक्शन का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Ethnography is a qualitative research study looking at the social interaction of user in a given environment. ठीक, द रिसर्च प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ इंसाइट इनटू द यूजर व्यू, यानी कि जो है इसमें जो है हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जो भी जैसे हम किसी के कल्चर के बारे में जानते हैं तो वो हम
पूरा इन डेप्थ जानते हैं। और इसमें जो है पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में जो होता है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा दिया है, इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दोज यूजर्स सी द वर्ल्ड एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद एवरीथिंग अराउंड देम। Ethnography method include direct observation, diaries studies, video recording, photography, artifact analyzing such as devices that a person uses throughout the day. Observation can be made anywhere from the user workplace the day। और फिर जो है मतलब ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का होता है हमारा। और हमारा जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इज वन ऑफ द मेन एथनोग्राफिक डाटा कलेक्शन मेथड है, जिसमें जैसे कि हम पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है एथनोग्राफी रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्लेगरिज्म से रिलेटेड जो चेक करने वाले सॉफ्टवेयर हैं वो आपको पेपर में हमेशा पूछता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो प्लेगरिज्म का होता है जैसे किसी चीज़ की किसी के बनाए हुए रिसर्च रिपोर्ट का या रिसर्च का जो है कॉपी करना और उसको जो है कंसेंट न देना और उसके जो है ऑर्डर न लेना, उसके परमिशन न लेना। ठीक मतलब बिना बताए उसके चीज़ों को यूज कर लेना। तो कॉपिंग अनस्क्रिप्टली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, एक ये ऑप्शन है। क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डाटा है। कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम हर, रेफरिंग टू प्रीवियस डाटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है अगर कोई एक पर्सन जो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो वो जो है इसको यूज कर सकता है, अपने ही है तो वो यूज कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉपिंग ये वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम प्लेगरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। प्लेगरिज्म इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन with or without their consent by incorporating it into your work without full acknowledgement। यानी जो है किसी और के वर्क, किसी और के जो है आइडियाज़ को जो है चुरा लेना और उससे जो है कुछ भी बताना नहीं कि ये हमें करना है या नहीं करना। ठीक, और अगेन जो है ऑल पब्लिश एंड अनपब्लिश मटेरियल वेदर इन मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटेड और इलेक्ट्रिक फॉर्म इज़ कवर्ड अंडर दिस डिफिनेशन। ये सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो है प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर दी हूँ। तो ये जो है कुछ प्लेगरिज्म जो है चेकर सॉफ्टवेयर हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कॉपी स्केप, ग्रामरली, प्रो राइटिंग एड, प्लेगरिज्म चेकर एक्स, प्लैग स्कैन, यूनिचेक एंड क्विटेक्स्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9, अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ their socio-economic background on the scholastic performance at the term in evaluation conducted by an external testing agency. What is the dependent variable in the study? तो पहले बता दूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देते हैं। यानी हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफ़ेक्ट होता है ये हम जो है देखते हैं। तो आपको पहचानना हो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या हो, तो जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल वर्ड में बता रही हूँ एज अ ट्रिक। और जिसके साथ ऑन लगा होता है वो डिपेंडेंट होता है। यानी कि हिंदी में जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर होता है प्रभाव पड़ता है उसको हम जो है डिपेंडेंट बोलते हैं। और जिसके द्वारा या जिस पे चेंजेस करने पे होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देखिए, अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड
ऑन, देखिए ऑन यहाँ पे आ गया, ऑन देयर स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस एट द टर्म एंड इवोल्यूशन, यानी यहाँ पे स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस हमारा जो है ये हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और द इफ़ेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन, देखिए लेवल ऑफ एस्पिरेशन हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस ये हमारा जो है डिपेंडेंट हो गया। तो स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हमारा जो है यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा देखिए यहाँ पे दिया है द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। यानी आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की बनाता है। यानी हमारा जो है देखिए प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक निष्पादन पर। तो यहाँ से इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ये हमारा जो है डिपेंडेंट हो गया। किसके थ्रू पड़ रहा है, यहाँ पे जो हमारा आयोजित हमारा यहाँ पे जो है बाहरी परीक्षण एजेंसी, ठीक। तो ये वाला हमारा जो हो जाएगा जिसमें हम जो है विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो ये जो है हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन यानी कि हमारा जो है बाहरी परीक्षा एजेंसी का आयोजित जो है वो है, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम जो है यहाँ पे जो है क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन रिसर्च रिपोर्ट इज, तो क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन रिसर्च रिपोर्ट जो है हमारा क्या होता है, टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिवीलिंग इट्स मिस यूजेज, ये इसका जो है पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो है एक टेक्निक है जो हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो है यूज की जाती है, ठीक। तो इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट स्टेट देयर इज अ वाइड स्प्रेड बायस इन लैंग्वेज टेस्टिंग, दिस व्यू इज डिराइव फ्रॉम क्रिटिकल पेडागॉजी। और इसके बारे में एक यहाँ पे ये है क्रिटिकल थोड़ा सा इसके बारे में कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इन लैंग्वेज टेस्टिंग हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ मेजर कंसर्न, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट इथिकल स्टैंडर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको ये जो है अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे दे दूँगी, आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकल जो हमारा है यानी हमारा जो DI वाला पार्ट, ठीक, उसके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा DI वाला पोर्शन है जो कि पूछा था। तो दिया है कंसीडर द, पहले DI का यही होता है कि आप जो है क्वेश्चन को जो है पढ़े ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ 5 मूवीज़ PQRST, ये जो 5 मूवी है PQRST अक्रॉस 2 सिनेमा है हमारा A and B on a particular day in accordance with the table, answer the question that follow, यानी 31 to 35 हमारा क्वेश्चन करना है। ये आपका A का हो गया, ये आपका B का हो गया और ये हमारा जो है PQRS का हो गया, ठीक। तो सबसे पहले आपको टेबल देखने के लिए जो है यहाँ पे ईजी है काफ़ी, तो हम जो है यहाँ से देखते हैं कि क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी टी मूवी यानी ये नीचे वाला हो गया एट सिनेमा हाउस A 400, ठीक, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ मूवी P सोल्ड एट सिनेमा A। आप यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि टी मूवी का जो है सिनेमा ए में जो है 400 है, ये कितना परसेंट है जो है हमारा पी मूवी का सिनेमा ए में, तो कितना परसेंटेज है, तो 400 हमारा ऊपर रहेगा, 200 हमारा जो है नीचे रहेगा, ठीक। अब आप इसको काटेंगे तो 2 बार आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 200%। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है 200% यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो गया। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी Q and R टुगेदर एट द बोथ सिनेमाज A and B टुगेदर, यानी सिनेमा A और B है हमारा और मूवी Q and R है, ठीक। Q and व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी Q and R टुगेदर। तो यहाँ पे टोटल करने को बोला कि Q और R में सिनेमा A और B में दोनों में टिकट टोटल कितने हैं।
तो यहाँ पे आप टेबल देखिए क्यू और आर, ठीक। यहाँ पे 350, 250 कितना हो जाएगा, 4 2 600 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 3 1350 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में देखिए 1350 है, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी पी मूवी का सिनेमा बी में, ठीक, टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी क्यू एट सिनेमा बी। यानी मूवी पी और क्यू का जो है सिनेमा बी का रेशियो देखना है हमें, ठीक। पी और क्यू का जो है सिनेमा बी में हमें रेशियो देखना है। तो देखिए यहाँ पे 300 और 400 है, यानी रेशियो 3:4 हो जाएगा हमारा, ये 3:4। ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ऑल मूवीज़ टुगेदर एट द सिनेमा ए एंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ऑल मूवी टुगेदर एट सिनेमा बी। यानी जो है हमें टोटल सिनेमा ए का टोटल करना है, सिनेमा बी का टोटल करना है, उसके बाद दोनों को माइनस कर देना है, यानी डिफरेंस निकाल देना है, ठीक। तो देखें हम, तो आप जो है टेबल देखिए, तो हमको जो है यहाँ पे ऐड करना है इसको। तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 5 10, 3 3 6, 3 9 2 11, 4 15 आ गया यहाँ पे सिनेमा ए। सिनेमा बी का हम देखते हैं 0, 5 5 10, 5 15 आ गया एक, फिर 4 4 8 3 11, 11 3 14, 14 2 1650, यानी 1500 माइनस 1650 करेंगे। डिफरेंस पूछा है तो हमें माइनस लगाने की साइन की ज़रूरत नहीं है, तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे देखिए 150, क्योंकि अगर ये जो है माइनस करने को बोलता है तब हम माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस का बोल रहा है ऐसे, तो माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट सिनेमा बी फॉर मूवीज़ टी एंड यस टुगेदर। यानी जो है सिनेमा बी के जो है टी और यस मूवी के जो है कितने टोटल टिकट्स हैं उसका जो है एवरेज करेंगे, यानी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो सिनेमा का मूवी है टी और यस और सिनेमा हमारा बी, तो हम चेक करते हैं टेबल। टी और यस हो गया, सिनेमा बी हमारा जो है 350, 250 हो जाएगा आपका 600। 600 को एवरेज निकालने के लिए यानी आपको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा 300, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 300 हमारा हो गया। अब जो है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हिंदी में है, जो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसका मैं जो है लिंक आपको जो है अपने PDF जो है टेलीग्राम लिंक पे दे दूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो ये पेपर हम करेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।